हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर हमने लगभग 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओजोन डेप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या एक लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, जैसा कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे नीचे पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव अर्लियर स्टडीड इन केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th अबाउट बैड ओजोन फॉर्म इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर दैट हार्म्स प्लांट एंड एनिमल्स। तो आपने पुरानी क्लासेस में देखा होगा, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बैड ओजोन के बारे में। जो ये बैड ओजोन होती है ये पाई जाती है लोअर एटमॉस्फेयर में, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, जो क्या करती है, हार्म करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, नुकसान पहुंचाती है। एंड देयर इज अ गुड ओजोन ऑल्सो। एक बैड ओजोन होती है, एक गुड ओजोन होती है। बैड ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में एंड गुड ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनकी लोअर पार्ट में कौन पाई जा रही है, बैड ओजोन, एंड अपर पार्ट जो कि क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें पाई जाती है गुड ओजोन। एंड इट एक्ट एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये कैसे एक्ट करती है, एक शील्ड की तरह, क्योंकि ये क्या एब्जॉर्व करती है, जो यूवी रेडिएशंस आती है ना सन से, उनको एब्जॉर्व कर लेती है। यूवी रेज आर हाईली इंजरियस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ना वो बहुत इंजरियस, मतलब बहुत खतरनाक होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिफरेंशियली एब्जॉर्व यूवी रेज। तो जो हमारा डीएनए एंड प्रोटीन होता है ना ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या करता है, इन यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है। एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल्स। और ये जो यूवी रोज होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये क्या करती हैं, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये जो प्रोटीन डीएनए के बीच, इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, जिससे क्या आ जाती है, म्यूटेशंस आती हैं। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन में म्यूटेशंस आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, बहुत जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, वो आ जाएंगी। एंड द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन कॉलम of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in term of Dobson। तो यहाँ पे एक टर्म आई है डॉप्सन यूनिट। तो ये जो डॉप्सन यूनिट है ना, एक टर्म है जिसकी मदद से क्या होता है, हम जो थिकनेस है ना ओजोन की, उसको नापते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड से टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो बीच की ओजोन है उसकी थिकनेस क्या, किस में नापेंगे हम लोग, डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ग्राउंड, और ये ऊपर क्या है, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बीच की ये जो थिकनेस है, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ओजोन। तो इस ओजोन की थिकनेस को नापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो अब जो ये ओजोन गैस है ना, इसका क्या होता है, कंटिन्यूसली फॉर्मेशन भी होता है एंड ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, यानी कि ये बनती भी है और टूटती भी है, तो ओजोन होती है। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक बैलेंस बन जाता है, क्योंकि ये क्या हो रही है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ों में क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि ये क्या है, ये है हमारी ऑक्सीजन O2। अब इस पे क्या हुआ, यूवी रेज का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब यूवी रेज ने क्या किया, इसको जो O2 है इसको ब्रेक कर दिया O+O में। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, जैसे ये O है, अब ये जो O है ये किससे जुड़ जाएगी, O2 से, और फिर क्या बना लेगी, O3। तो ये किससे कैसे बन गई, ओजोन बन गई। ठीक है, ओजोन गैस बन गई। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो गया। अब इसका डिग्रेडेशन कैसे होगा, जैसे कि ये है O3, ओजोन लेयर, सॉरी ओजोन गैस है। अब O3 टूट जाएगी O2+O में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है यहाँ पे, डिग्रेडेशन, और इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन। O2 भी किस में टूट जाएगी, O+O में।
तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ओजोन का और यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है ओजोन का। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बैलेंस बन रहा है, ठीक है, कि जितनी O3 खत्म हो रही है उतनी ही O3 बन रही है, ठीक है। तो एक बैलेंस बना हुआ है एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर उसके अंदर क्या हो रहा है, बैलेंस बना हुआ है, इसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है एंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है ओजोन का। ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिस्टर्बेड ड्यू टू द एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अब ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो रहा है किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्योंकि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसने क्या किया, इस बैलेंस को इनहेंस कर दिया, यानी कि जो डिस्ट्रप्शन है ना, डिग्रेडेशन है ओजोन का, जो टूटना है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से फॉर्मेशन तो क्या हो रहा है O3 का कम हो रहा है, लेकिन जो डिग्रेडेशन है यानी कि जो ब्रेक डाउन है O3 का वो ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो अब ये कैसे होता है, जैसे ये क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब CFC में क्या हुआ, यहाँ पे यूवी रेज पड़ी, यूवी रेज पड़ने की वजह से CFC ब्रेक हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, एक क्लोरीन जो एटम होता है वो रिलीज होता है। अब क्लोरीन एटम रिलीज होगा तो जो क्लोरीन एटम है ना, अब ये क्या करेगा, ओजोन पे जाएगा, ठीक है। ओजोन पे जाएगा तो अब ये ओजोन को ब्रेक कर देगा, अब ओजोन को ब्रेक कर दिया इसने। फिर ऐसे ही क्या होगा, ये क्लोरीन एटम दोबारा एक्ट करेगा ओजोन पे, फिर ये किस में ब्रेक कर देगा, O2O में। ऐसे ही ये क्लोरीन क्या है, खत्म नहीं होती है, ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट काम करती है, जो हम अभी आगे पढ़ते हैं, एक बार फिर समझते हैं। CFC फाइंड वाइड यूज एज रेफ्रिजरेंट। जो CFC है उसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। हमारे जो फ्रिज वगैरह होते हैं, जो कोल्ड रेफ्रिजरेंट्स होते हैं ना, उनमें यूज की जाती है। तो CFC डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो CFC को कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लोअर पार्ट में एटमॉस्फेयर के, यानी कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में। मूव अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये क्या करती है, मूव करती है ऊपर की साइड और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है। इन स्ट्रेटोस्फेयर UV रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। तो अब स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये पहुंच जाएगी CFC, तो क्या होगा, UV रेज के ऊपर एक्ट करेंगी, ठीक है। और UV रेज एक्ट करने से क्या होगा, इसमें निकलेगा क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन डिग्रेड्स ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन पे एक्ट करेगा और जो O2N में उसको तोड़ देगा। विद दीज एटम एक्टिंग मेयरली एज कैटलिस्ट। एंड ये जो क्लोरीन एटम है ये ऐसा वर्क करता है कैटलिस्ट की तरह। क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। ये जो क्लोरीन एटम है ना, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंज्यूम नहीं होगा, यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाता है, आगे अलग निकल जाता है। तो ऐसे अलग निकलने से क्या हो रहा है, ये आगे आगे एक्ट करता जा रहा है हर ओजोन गैस में, ठीक है। अब एक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, ये ओजोन को तोड़ता जा रहा है। एंड क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद दीज एटम एक्टिंग मेयरली एज कैटलिस्ट। क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, hence whatever CFCs are added to the stratosphere they have permanent and continuing effect on ozone। तो क्या मतलब हुआ, अगर ये जो क्लोरीन है यानी कि जो CFC है, तो CFC अगर हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ऐड हो जाएगी ना, तो ये कैसी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है और कंटिन्यूसली ये क्या करेगी, ओजोन को तोड़ती रहेगी, डिग्रेड करती रहेगी। Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctica region। तो ये जो ओजोन डेप्लीशन है ये स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा बढ़ चुका था, तो जिसको नोटिस किया गया कहाँ पे, अंटार्कटिक रीजन पे, ठीक है। तो अंटार्कटिका है ना, वहाँ पे देखा गया कि जो ओजोन होल है वो हो गया है। ओजोन होल क्या होता है, एक्चुअली में एक थिन लेयर होती है ओजोन की। This has resulted in the formation of large area of thin ozone layer commonly called as ozone hole, ठीक है। तो ये जो थिन एरिया होता है ना, मतलब जो पतली लेयर है ओजोन की वो बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन होल। यहाँ पे कोई होल नहीं होता है कि कोई छेद बन गया हो, यहाँ पे ये पतली लेयर बन जाती है ओजोन की, तो इसकी वजह से इसको बोला जाता है ओजोन होल, जिसको हम फिगर देखते हैं 16.8 में।
तो ये क्या है, एक ओजोन होल है जो कि कहाँ पे, एक एरिया है जो अंटार्कटिक रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड शो इन द पर्पल कलर, तो ये जो पर्पल कलर में शो है ना, ये क्या है, ओजोन होल है, ठीक है। ये क्या है, एक थिनेस्ट लेयर है ओजोन की, उसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। एंड ये जो ओजोन है इसकी थिकनेस किस में नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। UV radiations of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth atmosphere given that the ozone layer is intact। तो यहाँ पे ये क्या है, UVB, ये क्या एक टाइप है UV रेडिएशन का ही, ठीक है। तो अभी जो ये UVB है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर, ठीक है, यानी कि इसकी वेवलेंथ होती है ज़्यादा। एंड इसके कंपेयर में जो अदर रेडिएशंस है ना, उनकी वेवलेंथ होती है शॉर्ट, ठीक है। अदर्स जो रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट। और इसकी UVB जो UVB रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर, ठीक है। तो अब जो ये UVB है इसकी वेवलेंथ लॉन्गर है, इसीलिए ये क्या है, मोर डेंजरस है, ठीक है। अब ये क्या है, मोर डेंजरस, तो ये जो है ना वो नीचे अर्थ पर पहुंच जाती है, सब पूरी तो नहीं पहुंच पाती है, इनको क्या कर लेता है, जो ओजोन लेयर है वो इसको ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन लगभग 10% तक जो UVB रेज है ना वो अर्थ तक पहुंच जाती हैं। एंड ये क्या करती हैं, बहुत हार्मफुल इफेक्ट दिखाती हैं फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, ठीक है। एंड बाकी जो ये रेडिएशन है ना जिनकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है कम्प्लीटली, तो वो अर्थ पे क्या है, पूरी तरह नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हार्मलेस होती हैं, ये हार्मफुल नहीं होती हैं हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए हार्मफुल क्या है, UVB, क्योंकि ये क्या है, अर्थ तक पहुंच जाती हैं, गिवन दैट ओजोन लेयर इन दैट, बट UVB डैमेज DNA एंड म्यूटेशन में ऑकर। तो ये जो UVB है वो क्या करती है, जो DNA है उसमें डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से क्या जाता है, म्यूटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि DNA में चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, म्यूटेशंस आएंगी। एंड इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स। तो अब जो ये UVB रेज हैं ये क्या करती हैं, क्या क्या इफेक्ट करती हैं हमारे ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स में, प्लांट्स में। ये हमारी स्किन में क्या करती हैं, एजिंग, ठीक है, जो स्किन सेल्स हैं उनको डैमेज कर देती हैं, और बहुत टाइप के जो स्किन कैंसर हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं। And in human eyes, cornea absorb UVB radiations and a high dose of UVB causes inflammation of cornea called slow blindness, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, ये किसकी वजह से होती है, UVB रेडिएशंस की वजह से। जो हमारा कॉर्निया होता है ना, हमारी आई में जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, ये जो UVB रेडिएशंस हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसके हाई डोज की वजह से क्या होता है, जो UVB है वो क्या करती है, कॉर्निया को इन्फ्लेमेशन कर देती है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, और साथ ही क्या करती है, कैटरैक्ट, ठीक है। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया। और ये जो एक्सपोजर है, अगर हम इसको लगातार ऐसे इसके एक्सपोजर में रहेंगे, UVB को जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती रहेगी कॉर्निया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कॉर्निया है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। Recognizing the deleterious effect of ozone depletion, an international treaty known as the Montreal Protocol was signed at Montreal, Canada in 1987, effective in 1989 to control the emission of ozone depletion substances। तो अब बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, बहुत से जो कंट्रीज हैं, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो ओजोन है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ओजोन खत्म होने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत से जो डेंजरस या फिर जो बहुत ही नुकसान है वो हमें हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए जो ओजोन में डेप्लीशन कॉज कर रहे हैं, जैसे CFC वगैरह हैं, इनको रोकने के लिए, ठीक है, इनको रोकने की वजह से हमने एक प्रोटोकॉल निकाला जिसको बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कब आता है, 1987 में कनाडा में, ठीक है। इसी तरह एक और है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि आता है 1997 में। किसके लिए था वो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए,
ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस लिए आया था, जो ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस हैं जो कि एमिट हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनको रोकने के लिए, ठीक है, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस। सब्सिक्वेंटली मैनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप्स सेपरेटली फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ CFCs एंड अदर ओजोन डेप्लीटिंग केमिकल्स। तो अब जो ये प्रोटोकॉल है इसका जो मकसद था, ठीक है, जो मेन मकसद था ना, वो इफेक्टिवली काम करने लगा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ है, इफेक्टिवली काम करने का क्या मतलब है, इसके डेफिनेटली जो रोड मैप्स हैं वो आ गए थे। एंड इसका जो इसमें क्या बताएगा, जो CFC है उसका जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक मेन डेप्लीटिंग एजेंट है जो कि ओजोन डेप्लीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, CFC को कंट्रोल किया गया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ओजोन डेप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम देखेंगे डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, अगर उनका हम लोग इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, उनका ठीक से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बट ऑल्सो बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन है, जो ये खत्म हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स की वजह से तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस की वजह से भी हो रहे हैं, जो कि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं इनका यूटिलाइजेशन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, लकड़ी के लिए फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं अपने इम्प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह उनको डिग्रेड कर रहे हैं। सॉइल इरोशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो सॉइल इरोशन क्या है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज होना। डिजर्टिफिकेशन मतलब कि जो सॉइल है वो फर्टाइल ना रहना, वहाँ पे डेजर्ट बन जाना। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज। तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है, जो हमारी सॉइल होती है ना, उसकी सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये जो फर्टाइल टॉप सॉइल है ना, इसको बनने में सेंचुरीज लग जाते हैं, ठीक है, बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ द लैंड। तो क्या मतलब है, जो टॉप सॉइल है, ये फर्टाइल टॉप सॉइल है, इसको बनने में तो सेंचुरीज लग जाते हैं, लेकिन इसको हटाने में, इसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको रिमूव करना, क्योंकि ये क्या किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, ओवर कल्टिवेशन करते हैं। ओवर कल्टिवेशन का क्या मतलब है कि एक ही ज़मीन पे बार बार खेती करना, तो जिससे क्या होता है, ये जो सॉइल होती है ना वो अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करना, यानी कि ओवर ग्रेजिंग, जो गाय भैंसों को, कैटल्स को चराना होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से भी जो सॉइल है ऊपर की वो क्या हो जाती है, अनफर्टाइल बन जाती है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ वगैरह है उनको काटने से, एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस की वजह से क्या होता है, जो ये लैंड है इसमें क्या बन जाते हैं, एरिड पैचेस। इरिगेशन प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, जैसे कि पानी लगाते हैं ना, खेतों में पानी लगा रहे हैं, जो किसान हैं वो पानी लगा रहे हैं, लेकिन उस पानी को निकलने के लिए जगह ही नहीं दे रहे हैं, तो ऊपर की जो सॉइल है वो बह जाती है। तो इससे क्या होती है, वो जो सॉइल बह जाती है तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, एरिड पैचेस। जैसे कि ये कोई लैंड है, ये एरिड पैचेस बन जाते हैं, सूखे पैचेस यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये जो सूखे पैचेस हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, पूरा एक डिजर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पैचेस हैं, जो लैंड पे पैचेस बने हैं, ये पुअर जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, डिफॉरेस्टेशन है, इनकी वजह से क्या होता है, लार्ज बैरन पैचेस एक्सटेंड एंड मीट ओवर अ टाइम और डेजर्ट इज क्रिएटेड। तो ये जो पैचेस हैं ये कुछ टाइम के बाद ही क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं और एक पूरा डेजर्ट बन जाता है फिर, ठीक है। Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. तो आजकल क्या है कि जो ये डेजर्टिफिकेशन है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि खेत कट रहे हैं
तो किसकी वजह से क्या मकान बन रहे हैं, खेत कट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, तो पूरा जो लैंड एरिया है वो कवर होता जा रहा है, ठीक है, जिससे शहर बनते जा रहे हैं, कॉलोनीज बनती जा रही हैं। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी मीन्स कि सॉइल में सैलिनिटी यानी कि नमक की मात्रा बढ़ जाना, सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाना, एंड वाटर लॉगिंग यानी कि पानी जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। तो इरिगेशन ऐसे हो रहे हैं जिससे क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता। ड्रेनेज क्या होता है, जो पानी निकलने की सुविधा होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो ड्रेनेज की अगर प्रॉपर सुविधा नहीं है, यानी कि पानी आ तो रहा है लेकिन वो पानी वहां से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो जमा होता जा रहा है वो पानी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर लॉगिंग। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं उनको नुकसान होगा सैलिनिटी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लांट्स को, क्रॉप्स को तो नुकसान हो ही रहा है, क्रॉप्स को तो अफेक्ट हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वाटर लॉगिंग की वजह से जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की मात्रा है जो कि बढ़ती जा रही है सॉइल सरफेस पर, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, पानी जमा होगा तो उसकी वजह से वहां पे सॉल्ट की जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। एंड द सॉल्ट देन इज डिपॉजिटेड एज थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जो क्रस्ट है ना, थिन क्रस्ट मतलब कि जो ऊपरी लेयर होती है ना सॉइल की, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो वहां पे क्या हुआ है, जो क्रस्ट है उसके ऊपर थिन जो लेयर है वो जमा होना शुरू हो जाएगा सॉल्ट का। एंड द लैंड सरफेस स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर ये लैंड से क्या होगा, जो सरफेस था, सरफेस से नीचे नीचे धीरे धीरे वो रूट्स तक पहुंचना स्टार्ट कर देगा। फिर वो जो सॉल्ट है वो रूट्स तक पहुंच जाएगा प्लांट्स की। एंड दिस इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट इन द इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट है सॉइल के अंदर, उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। वाटर लॉगिंग एंड द सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन द वेक ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वाटर लॉगिंग, पानी जमा हो जाना, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कब हमें याद में आई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। डिफॉरेस्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।